अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज बड़ी ही अनयूजुअल किस्म की हमने देखा मूवमेंट्स हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाया है कि 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने हैं उसे बर वक्त उसका इनेकाद यकीनी बनाया जाए और इस सिलसिले में जो भी खदशात जन्म ले रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक साइड पर रख दिया है। ये सारा मामला बड़ा ही एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक इंटरिम ऑर्डर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो आरओज इंतजामिया से लेने का फैसला किया है उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको मुअत्तल किया जाता है और उसके बाद फिर मामला लार्जर बेंच को भी भिजवाया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिस आया कि जनाब चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया है तो अब आगे इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना मुश्किल है और उन्होंने कहा कि उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो पाएं। और उसके बाद ये कल से ही खबरें चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहता है, लेकिन कल और आज सारा दिन तो ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन शाम में फिर एक हंगामी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ और फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक पिटिशन दायर की, उसी वक्त एक बेंच बना और फिर उसी वक्त उसकी समाअत हुई और उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर आया जिसमें फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि शेड्यूल भी जारी कर दे। इतना ही नहीं बल्कि पीटीआई के वो वकील जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी उनको तौहीन अदालत के लिए शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की डेवलपमेंट्स जो सामने आई हैं उसके बाद अब किस तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब कैसे और क्यों हुआ इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, आप समझते हैं कि जो खदशात थे वो सारे वो दम तोड़ गए हैं, अब ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपको याद होगा कि जब उन्होंने फैसला किया था पहले भी तो उन्होंने कहा था कि पत्थर पे लकीर है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो उसके बाद इसके बावजूद बड़े बहाम था, लोग इस बारे में बड़ा शको शुबे का भी शिकार रहे, बातें भी करते रहे। लेकिन आज उन तमाम अफवाहों ने और तमाम बातों ने ख़त्मी तौर पे आप ये समझे कि वो ख़त्म हो गई हैं, उन पे आज जो है ना बिल्कुल लकीर फिर गई है। और आज के इस अमल ने ये साबित कर दिया है कि चीफ जस्टिस जो हैं, ये फ़र्क होता है एक मजबूत चीफ जस्टिस में और एक कमज़ोर चीफ जस्टिस में। कि माजी में आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो वो फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सके और मौजूदा जो है अदलिया उसने जब फैसला किया और हालांकि हाई कोर्ट में जब ये मामला हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पे आज इसका एक्शन भी लिया और इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे मुलाकात के बाद ना सिर्फ ये कि पिटीशन फौरी तौर पे लगाई बल्कि उस पर कहा। और आप ये देखें कि बैरिस्टर उमैर जो हैं, उमैर नियाजी, उन्होंने ये कहा कि अफसोस की बात है कि बैरिस्टर जो हैं एक पार्टी से अपना दावा करते हैं ताल्लुक़ होने का और सियासी जो कारकुन हैं वो तो इलेक्शन बर वक्त ही चाहते हैं और इस तरह की। लेकिन इमरान साहब, उमैर नियाजी की दरख्वास्त में तो कहीं ये नहीं था कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। नहीं, तो जब शेड्यूल नहीं होगा, जब वो उन्होंने कहा था कि जी वो ये भी नहीं था कि शेड्यूल ना हो। भाई अब देख उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी जुडिशली जो है उसके तहत वो करवाए जाएँ। अब जब एग्जेक्टिव से लोग आए हैं, आप उनको रिटर्निंग अफसरों को अगर देखें, जज साहब ने ये पूछा भी था कि क्या किसी रिटर्निंग अफसर के खिलाफ भी कोई दरख्वास्त आई है, तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं आई। यानी जब आप उस अमल को ही कर देंगे तो शेड्यूल कैसे जारी होगा? रिटर्निंग अफसर मौजूद ही नहीं होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद ही नहीं होंगे, तो कोई कैसे अपने कागजात जमा करवाएगा, वो शेड्यूल पे अमल कैसे करवाएगा? तो एक ऐसा काम था कि ऑटोमेटिकली जिसकी वजह से सारा अमल जो है वो ताखीर का शिकार होना था। लेकिन ये अमल तो फिर बाकी सियासी जमातों ने उस वक्त भी किया जब इन्होंने ये मर्दमशुमारी की नोटिफिकेशन किया, तो उससे भी ऑटोमेटिकली वो अमल ताखीर का शिकार होना ही था क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें पता था कि उसके बाद जो है बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मैंने यही तो कहा पहले, आपने शायद गौर से नहीं सुना कि उस वक्त अदलिया ने अपने फैसले पे अमल नहीं करवाया या नहीं करवा सके। आज अदलिया मजबूत है। जी फैसल चौधरी साहब, ये तो हम सब चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त हों, लेकिन जिस अंदाज से आज ये सारा मामला हुआ है, आपके नज़दीक ये वाकई ये चीज़ शो करता है कि काजी फाइज ईसा साहब वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग जज हैं जिन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, या फिर इसमें बहुत सारे आईनी और कानूनी सवालात भी उठते हैं?
पहली बात तो ये है समीना कि ये पिटीशन फिक्स हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस की मुलाकात के बाद। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है, यानी पिटीशन अभी फाइल नहीं हुई और वहाँ पे मीटिंग जो तासुर है वो ये है कि ये पिटीशन जो है फिर कह के लगवाई गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन इस तरह से फिक्स होती है? दूसरी बात ये है कि तरीके कोई भी फैसला जितना भी अच्छा हो या बुरा हो उसकी बात तो अलहदा है, क्या उसका तरीकेकार जो है वो अपनाया गया है? क्या इससे तरीकोकार के ऊपर माजी में ऑब्जेक्शंस नहीं किए गए? क्या जो बेंच में मौजूद कुछ जजेस ने ये फैसले नहीं दिए कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, लिहाजा आप उसको छोड़ दें? तब भी इतनी इमरजेंसी थी जब सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने थे। और सबसे बढ़ के आपने तौहीन अदालत का नोटिस कैसे दे सकते हैं आप पिटिशनर को? क्या वो पिटीशन कब लगी हुई थी, कितनी देर से लगी हुई थी, और वो पिटीशन क्यों नहीं टेकअप हुई? तो ये तो ऐसा महसूस होता है कि जो है एक टग ऑफ वॉर है। आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवाइए, इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है, असास है, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है। इलेक्शन सिर्फ महज इलेक्शन जो है अगर वो हो और उसमें शफाफियत ना हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, ऑनेस्ट और जस्ट ना हो। आप ये कहते हैं कि जी रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई, एक दिन दो दिन पहले आपने जो नोटिस इशू किया है वही डिप्टी कमिश्नर हजरात हैं जो कि डिटेंशन ऑर्डर जो है वो जारी कर रहे हैं एक जमात के लीडरान के खिलाफ, और मुसलसल इस्तेमाल हो रही है पुलिस और जो है अथॉरिटी। ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं डिटेल में बात करती हूँ चौधरी साहब अलग से, लेकिन अभी चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट वाला मामला जेर बहस है तो मैं इस पर एक और राय भी ले लूँ। इस वक्त हाफिज एहसान एम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, उनकी राय जानते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान साहब आपका। सर सबसे पहले ये फरमाइएगा, जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि इसका जो प्रोसेस है वो कुछ इतना मुनासिब नहीं है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात करते हैं, फिर दरख्वास्त आती है, फिर उसी वक्त फैसला होता है, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक चीज़ पेंडिंग है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आकर अगर फैसला दे दे तो वो तो जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट के अमल को सारा मुतासिर करने वाली बात है। आप समझते हैं ये प्रोसेस ठीक नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया है बिल्कुल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। हाई कोर्ट ने जो मैटर को टेकअप किया था वो उस मैटर को किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी पीटीआई की पिटीशन के ऊपर आर्टिकल 184(3) के नीचे फैसला कर चुकी थी, और उसके अंदर 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगरीली कहा था कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है, जो कॉन्फ्रेंस आई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उस डेट को और स्केड्यूल को इंडोर्स किया था, और उसके बाद जो डेट आई थी उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जारी किए थे वो भी उस बुनियाद के ऊपर थे कि जब जुडिशरी ने उन्हें रिफ्यूज किया था कि हम आपको वो जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं देते, क्योंकि हर दफा नहीं सर, वो तो बड़ा लेटर आज देख रहे हैं सब के, उसमें कहीं रिफ्यूज नहीं किया हुआ, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप जब टाइम आए तो उस पर कर लें, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि मैं आपको बताता हूँ ना कि बुनियादी तौर पे अगर दोनों चीजें आप देख लें तो ये है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट्स नहीं करता फॉर जनरल इलेक्शन, इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, और उसने 2009 के अंदर एक फैसला किया था। दूसरा उस चीज के अंदर ये था कि इलेक्शन एक्ट के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है कि जी इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर गलत है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं। और जब पहली भी पिटीशन आई थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये सारी चीजें उस वक्त चल रही थी तो इलेक्शन डेट के साथ भी एक प्रेयर कर दी जाती कि इस मुल्क के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स की ऑफिसर्स के नीचे इलेक्शन होने चाहिए। ये वो सारी चीजें जो उस दौर के नहीं अंदर की थी, और अब वो प्रोसेस जो रिटर्निंग ऑफिसर के बाद स्टार्ट होने वाला था इलेक्शन शेड्यूल का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये समझा है कि हमारे उस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की है। और आज आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ 3 नवंबर के ऑर्डर को रिट्रीट किया है बल्कि एक प्लड शो किया है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरल इलेक्शन। और दोनों उन्होंने रिमार्क्स पास किए हैं, उन्होंने रिमार्क्स पिटिशनर्स के मुतालिक भी पास किए हैं, उन्होंने रिमार्क्स लर्नर सिंगल जज के पास भी किए हैं। और लर्नर सिंगल जज को बिल्कुल चाहिए था कि अगर ये मामला आया है तो उन्हें ये कहता, ये मामला तो 8-7 दिन से चल रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर चुका है, मेरा कोई भी ऑर्डर अगर किसको रोकेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेशन की तरफ जाएगा। और यही हुआ जो आज मीटिंग हुई है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई है। लेकिन सर पिटीशन तो इस बात पे थी ही नहीं कि आपने इलेक्शन डिले करना है या कोई इस तरह की बात है कि इलेक्शन शेड्यूल ना दे। नहीं है ना,
देखिए ना, अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर लगा ही नहीं सकते और उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल किस तरह चल सकता है? इलेक्शन शेड्यूल को तो एग्जीक्यूट जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने करना है ना। और दूसरा, चले पॉलिटिकली भी आप उस एंगल को छेड़ दें, लॉ को छोड़ दें। क्या 2018 के जो इलेक्शन जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे हुए थे, क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था? क्या 2013 के अंदर जो जुडिशियल ऑफिसर के नीचे इलेक्शन हुए थे वो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था? क्या इस मुल्क के अंदर 2008 के जो इलेक्शन हुए थे क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक्सेप्ट किया था? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जरा सुन के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज आप गैर अनयूजुअली बड़े एंथुसियास्टिक हैं, आप होते नहीं है। हाफिज साहब ये बताइए कि जब किसी भी जगह पे एतराज होगा, हाफिज साहब सवाल सुन लें चौधरी साहब का। हाफिज साहब सवाल सुन लें चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, आप जरा जोश में आए बगैर सवाल तो सुन ले भाईजान। बात यह है सर कि जब जुडिशियल ऑफिसरान ने इंतखाबात कराए थे 2018 या 2013 के या 2008 के, देखिए 100% तो कोई भी जो है वो कभी भी नहीं होता। इलेक्शन को कोई नहीं मानता, हारने वाली पार्टी कभी उसको तस्लीम नहीं करती। लेकिन क्या जुडिशियल ऑफिसर्स की जो गैर जानबदारी है या उनकी इलेक्शन कराने की जो एक सलाहियत होती है उस पर अमूमी तौर पे ज्यादा एतबार किया जाता है। अब ये बताइए ना कि आप सिर्फ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो तो बात में समझ में आई। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल तरीका हो गया कि पहले आप मिले और फिर पिटीशन फिक्स और फिर एकदम रात को? यही चीजें तो ऑब्जेक्ट करते रहते, आप लोग भी, हम सारे ऑब्जेक्ट करते थे जब पहले ही होती थी। तो आज जो पहले गलत था आज सही कैसे हो गया? फिर साफ और शफाफ इलेक्शन कराना जो है वो जरूरी है, ये इलेक्शन होना जरूरी है। जमहूरियत को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं फिर तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इन्हीं जो इंतजामी अफसरान हैं सर, इनके नीचे कैसे साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं जो कि एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलसल एक पार्टी के खिलाफ? और फिर सबसे बड़ी बात है, आप और मैं वकील हैं, हमको पिटीशन फाइल करते हैं चाहे वो जितनी भी गलत हो। कभी कंटेम्प्ट का नोटिस वकीलों को इशू हुआ है? ये कहाँ का, ये कैसे आइन और कानून के मुताबिक बात होती है? जी हाफिज साहब, मुझे थोड़ा सा आपने इस पर टाइम करा है। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन डेट आई है। चौधरी साहब, ये बात ठीक है? सर, तो इलेक्शन कमीशन जब काम नहीं करेगा तो जुडिशरी तो इंटरफेयर करेगी। डेट दी है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट सर पहले भी आई थी, उमर अता बंदयाल साहब ने भी दी थी। वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और प्रेसिडेंट के पास, उसको उन्होंने फैसिलिटेट की और एक डेट दे दी। और वो डेट जो दी वो पीटीआई की एक पिटीशन के ऊपर दी और आप भी उसमें मौजूद होंगे। और वो सारी चीजें डिस्कस की गई, जिसके बाद एक 8 फरवरी की डेट एक यूनानिमस ऑर्डर आ गया। अगर उस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी तो डेफिनेटली ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट। लेकिन सर उस वक्त आरोज ही नहीं आए थे तो किसी को क्या पता था कि कौन से आरोज आएंगे? कर लिया जाए। नहीं, वैसे भी उस वक्त थोड़ी ना आरोज लगाए हुए थे उन्होंने। देखिए चौधरी साहब, अगर आप पहले डायरेक्ट डेट की बात करते हैं तो अगर जब इलेक्शन कमीशन का 11 दिसंबर वाला एक नोटिफिकेशन आया था तो उसको भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया। 3 नवंबर को 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन कैसे चैलेंज किया जा सकता है हजूर अनवर? जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही चैलेंज होगा ना। 2021 की जो 5 मेंबर्स की जजमेंट है कि कोई ऐसा ऑर्डर या नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हो, आप उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं। अगर फर्ज किया वो इशू था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते, कहते कि जनाब ये गलत है, आप मेहरबानी करें इस आज उनका वकील जाता लार्जर बेंच के सामने और ये एतराज वहाँ पे लेता, उन्होंने कोर्ट में इस तरह से देखे। चौधरी साहब, पीस एंड मील में बात न करें, थोड़ा सा हमें लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन एंगल से देखें। आज जो मैं आपको बताऊं, आज उस मीटिंग का बात करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का जो चीफ कमिश्नर था वो अब 2 जगह फंसा हुआ था। एक वो ये था कि अगर आज वो शेड्यूल जारी न करे तो जो 8 फरवरी वाली डेट दी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन थी। और अगर वो चीज जो है ऑर्डर ओबे करता है तो वो ऑर्डर वायलेशन से आपका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो परसों आया 13 का, अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद है कि उस मामले को एडजुडिकेट नहीं
नहीं किया था, उसको फैसिलिटेट किया था, वो उस फैसिलिटेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर गया है कि सर आप बताएं आपको ऑर्डर फॉलो करें कि उनको ऑर्डर फॉलो करें। और आपको पता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 2 ऑर्डर हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर प्रिवेल अपॉन करता है। अब उस ऑर्डर के प्रिवेल अपॉन के लिए 2 चीजें हैं, या सुप्रीम कोर्ट खुद कॉग्निजेंस लेके उस ऑर्डर को रिकॉल करवा ले या सस्पेंड कर दे, या वो जो बंदा पिटिशनर है या रिस्पोंडेंट है वो एक एप्लीकेशन देके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक ऑर्डर कर दे। और टाइम का जो कंस्ट्रेंट्स आया इस वजह से आज ये आई है। अगर आज ये डेट ना आए 15 दिसंबर का इलेक्शन शेड्यूल, तो आपके मुल्क के अंदर 8 फरवरी को डेट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उसकी तो कंप्लायंस हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर फ्रॉड है। गुजारिश सुनिए, आप और हाफिज साहब तो माशाल्लाह दोनों बड़े माहिर कानून हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी मेरे जैसा जो कानून को उस तरह से नहीं समझता, उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि आप इलेक्शन हो बर वक्त हो ताकि मुल्क में जो है जमहूरियत का मामला हो, साफ और शफाफ हो। सर गुजारिश तो सुन लेना, साफ शफाफ और गैर जानिबदार। सर कोई ऐसी इसमें तो कोई राय नहीं है कि साफ और शफाफ ना हो, गैर जानिबदाराना हो, साफ हो, शफाफ हो, ताकि कोई उंगली ना उठाए। लेकिन मैं माफी के साथ, आप दोनों हजरात वकील हैं, अगर तो इन्हें अदालत का नोटिस मिल जाए तो बचा लेना, वो सही इलेक्शन कराएगी और एग्जेक्टिव नहीं कराएगी। भाई एग्जेक्टिव जो हैं उनसे भी ये उम्मीद रखें कि वो सही इलेक्शन करवाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का इतना पीछे डंडा है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस सारे मामले को देख रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब को ये भी चाहिए कि मेक श्योर करें कि कहीं पे भी जो मामला है इस तरह का ना हो कि जिसपे अवाम को नहीं। मुझे तो सारे मामले में इस बात पे खुशी हुई कि कम से कम इलेक्शन कमीशन को कोई फिक्र तो हुई कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मांगना है और इलेक्शन की तरफ जाना है, वरना पिछले तो 1 साल से ये देखने में नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी जाए। एक और चीज है, आप देखें कैसी बात है, पाकिस्तान ने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। और हाफिज साहब एक और भी चीज है कि देखें, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो आप कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन करता नहीं, आज उन्होंने करने के लिए अगर इनिशिएटिव ले लिया तो हम यहाँ, लेकिन ये भी अपनी जगह बहरहाल बात इम्पोर्टेंट है कि क्या वाकई इस इंतजामिया के अंडर वाकई एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। इसकी दाद रसी अब कौन और कहां और कैसे होगी, क्या नहीं होगी, इससे तो फिर ये भी एक सवाल जन्म ले लेता है। बहरहाल जी, पूरी दुनिया के अंदर, मुझे 1 मिनट मौका दीजिएगा, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जगह जुडिशियल ऑफिसर्स के नीचे इलेक्शन नहीं होते। ये ट्रेंड हमने सर पाकिस्तान में हमेशा ही होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने मुल्क के अंदर ही इन्हीं जुडिशियल ऑफिसर्स को डिस्क्रेडिट किया हुआ है हर इलेक्शन के अंदर। ठीक, आप पूछ रहे हैं डॉगर साहब, चौधरी साहब से पूछ लें इस चीज के अंदर कि कौन नहीं। और इस वक्त तो वैसे भी इंतजामिया बड़ा शानदार काम कर रही है। एहसान साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है सर, थैंक यू सो मच आपका, आपने प्रोग्राम वक्त दिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा सियासी जो मंजरनामा है वो काफ़ी हद तक क्लियर भी हो चुका है, इसके ऊपर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शंस की तरफ से बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में तमाम जमातों की हिकमत अमली क्या है, कौन कहाँ खड़ा है, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और आज जो सारी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद PMLN क्या सोच रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। मुख्तलिफ जमातों का बयानिया क्या होगा ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी हवाले से आज खास तौर पर हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि अब काफी हद तक खदशात दूर हो गए हैं इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ये जो पहले जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मैयज लिए जा रहे थे, जो भी उन्होंने कोई डिसीजन ऐसे लिए, उसके मुताबिक तो वो एक टाइम फ्रेम में जा रहे थे कि कोई रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिए, डिलिमिटेशन होगी, जितनी फॉर्मेलिटी होती हैं बिफोर अनाउंसमेंट और शेड्यूल, तो वो मेरा ख्याल चल रहा था। यानी हर सूरत में PMLN तो यही चाह रही है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात हों और 8 फरवरी के लिए आप लोगों की तैयारी भी पूरी है। बिल्कुल, हमने तो अपना काम जो होमवर्क है वो कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 90% मुकम्मल कर लिया है। और हम तो इंतजार में थे शेड्यूल आएगा और ये नॉमिनेशन वगैरह होंगे और
दूसरा अभी ये भी है कि उस पर भी हम लाहौर हाई कोर्ट ने अगर 18 को केस टेकअप किया तो उसमें भी फ्रीक बनने जा रहे हैं कि ये जो भी हमारे लीगल पॉइंट्स हैं उस पर, या जो पीछे था कि जी आरओज, और ये देखें बड़ी, ये एक फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, शायद तसद्दुक जिलानी साहब थे उस वक़्त, या फिर अगेन फैसल चौधरी साहब बताएंगे, तो उन्होंने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था अपने एक फैसले में कि हम आरओज, जब आरओज का जुडिशरी से थे तो उसमें मेरा ख्याल एक काफ़ी क्वेश्चन, हर इलेक्शन में क्वेश्चन आते हैं कि ये फेयर इलेक्शन नहीं हुए। राणा साहब ये फरमाइएगा कि कुछ लोगों का ये मानना है, आपका भी एक बयान मेरी नज़र से गुजरा कि पीटीआई जो है तहरीक इंसाफ वो ये 2018 वाले ही सूरत हाल चाहती है और उसी तरह की अदलिया और उसी तरह के मामला चाहती है, तो क्या आप नहीं समझते कि ये दरख्वास्त जो उन्होंने दी थी वो भी इसी एक पूरा सिलसिले का हिस्सा थी? नहीं, मैं आपको बताऊं कि 2018 में भी कोई मेरा मिक्सचर था, रिटर्निंग अफसर वगैरह कुछ सारे जुडिशरी, मुझे तो याद नहीं, ये अगेन मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अदलिया से ही मेरा ये इंतजामिया से लगे थे। चौधरी साहब से ले लेते हैं इस पे मौक़िफ़। चौधरी साहब, मैं आपको मैं नहीं दूसरी बात को, अगर ऐसी सोच थी पीटीआई की तो बहुत पहले जब ये था कि रिटर्निंग अफसर के लिए लिस्टें मांगी गई हैं, इंतजामिया को है, चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि हमें अपने वो अफसर बताएं, स्पेयर करें, अपनी लिस्ट भेजें। जो कल नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, उन्होंने एक तरह से समअप किया जो सारा एक पीएमएलएन का नैरेटिव था उसको भी, और जो उनकी अपनी एक स्ट्रगल थी उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। राना तनवीर हुसैन साहब, आपके ख्याल से अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है, जो ज्यादातर लोग इसका तज्जिया देते हैं, कि अभी तक एक कंफ्यूज्ड किस्म की नैरेटिव लेके चल रही है पीएमएलएन। एक तरफ हिसाब की एहतसाब की बात भी करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए, हम मफामत की बात कर रहे हैं। तो फिर अभी तक क्या कंफ्यूजन है पार्टी में कि क्या बयानिया होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल कोई कन्फ्यूजन नहीं, शायद वो समझने में नहीं, आप उस तरह समझ नहीं पा रहे। मियां साहब जो बात करते हैं वो कहते हैं कि मैं किसी से इंतकाम की बात नहीं करता, ना मैं मेरे दिल में कोई ऐसी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि सिस्टम चले आगे बढ़े। लेकिन जो दूसरी बात करते हैं कि वो जो पीछे ये बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बंद किया जाता है, हटा दिया जाता है, जलावतन किया जाता है, या सो जो भी होता है, तो वो कहते हैं कि कुरेक्शन तो होनी चाहिए ना, कुरेक्शन की वो बात करते हैं, वो इंतकाम की बात नहीं करते कि वो मेरी जब वो ये कहते हैं तो उनका क्या मतलब है सर, थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, वो फिर क्या कहते हैं जब वो कुरेक्शन की बात कहते हैं? यही कि जो आइंदा ना हो, या जिन्होंने किया है उनका उनसे पूछगछ हो, नहीं आइंदा ना हो, और जिन्होंने किया ये एक रियलाइजेशन आनी चाहिए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। ये कम से कम जो उसमें मुलव्वस होते हैं, लेट्स से कि जो इदारे जिस तरह अदलिया है या दूसरे मुख्य इदारे या कोई कुछ लोग उसमें शामिल होते हैं इन इदारों से, वो कम से कम वहाँ ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, अदलिया के पास भी ये पता चलना उनको होना चाहिए कि यार हमें ये काम नहीं करना चाहिए जो हम करते हैं। और हमें तो एक आइन है दिया हुआ है, एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी अदालतें हैं उनको सही। ये रियलाइजेशन कैसे होगी सर? अगर कोई किसी को कटहरे में लाएंगे, कोई पूछगछ होगी तो फिर ही होगी ना, उसकी तरफ तो फिर मियां साहब करते नहीं कमिटमेंट कि हाँ मैं एहतसाब करूंगा। नहीं, रियलाइजेशन तलवार पकड़ के तो नहीं ना होती। रियलाइजेशन यही है कि एक अदारा है, उसको पता चलना चाहिए हाँ ये गलतियां हुई हैं। जिस तरह भी वो एक रेफरेंस आया भुट्टो की, जो उसको फांसी दी गई, तो उस वक्त ये अभी अगर ये चल रहा है कि हाँ ये अदलिया ने गलत काम किया था, तो इसी तरह दूसरी जो केसेस हैं, जिस तरह भी असम्बलियाँ डिजॉल्व होती रहीं, जिस तरह वो उनकी एक हिस्ट्री है मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके जस्टिस मुनीर से लेके अभी तक, तो वो सारी हिस्ट्री आपके पास है। किसी जगह तो हमें रुकना पड़ेगा ना, किसी जगह पर अगर वो कहते हैं कि पनामा लाए और वहां पे कामा पे निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर, किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मजाक है ये बंद होना चाहिए। इसमें अगर कोई बात करते हैं तो ये मेरा राना साहब, ये जो आपका मौकफ है पार्टी का, ये तो इसमें तो वजन भी नजर आता है। लेकिन सर मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस कदर इस वक्त तकसीम है सियासी जमातें या सियासी जो तबका है हमारे मुल्क का, तो आप समझते हैं कि एक सियासी जमात मिलके इतना बड़ा काम कर सकती है? देखिए
ये बात में तो कोई शक की बात 88 के बाद बेनजीर भुट्टो साहबा की शहीद की जो हुकूमत है उसको हटाया गया, IGI बनी, IGI के ऊपर मुबशर हसन केस है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं जो कि बहुत हद तक आप की पार्टी के खिलाफ ही हैं। उसके बाद 93 का मियां साहब का डिबैकल है, फिर 97 का एक मामला है, फिर उसके बाद 99 हो गया, उसके बाद जो है रिसेंटली ये जो इमरान खान और PTI की हुकूमत हुई। तो सर बात यह है कि ये आपकी ये ख्वाहिश तो चले, करेक्शन आना बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, एटलीस्ट मैं अपनी हद तक तो एग्री करता हूँ, लेकिन इतनी तकसीम पॉलिटिकल जो आपकी एलीट है या पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या वो ये कर पाएंगी? देखिए मैं आपको बताऊं जो साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये इट इज़ द हाई टाइम कि हमें इस बात पे बहुत फोकस होना है और एक फर्म तरीके से चले। मुझे याद है जब 2018 का इलेक्शन हुआ है, वो जो भी इलेक्शन था जिस तरह भी था, वो लंबी डिबेट हो जाती है। जब असम्बली में हम गए तो एक तरह से प्रेशर था कि असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रिग्ड इलेक्शन है और ये ठीक नहीं है, RTS बैठा दिया गया, सो ऑन जो हुआ वो मैंने खुद इलेक्शन लड़े, हम पता है क्या क्या हुआ। लेकिन उस वक्त जो हमने कहा नहीं, सिस्टम चलना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, वहाँ जाके हमने ओथ लिए, असम्बली में बैठे और यही उठ के कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरा तामन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपको आप जिस तरह भी आगे हैं, बैठा दिए गए हैं, लाए गए हैं, लेकिन आप चलें, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। और फिर उनको गए बगैर रियलाइज कराया गया, वहाँ वो बैठे होते थे प्राइम मिनिस्टर, कि आप ना ये काम करें जो आप कर रहे हैं, दीवार के अंदर चुन रहे हैं अपोजिशन को, इस तरह का इंतकाम की मतलब सख्त जिस तरह दुश्मनी होती है कोई, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो ये काम ना करें। एक वक्त आएगा जब आप देखेंगे कि यही काम हो रहा होगा और एक ट्रक पे हम बैठे होते होंगे कि जी ये जमहूरियत बहाल करो, ये करो, लेकिन अभी भी टाइम है कि कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ओवर ए पीरियड नहीं, लेकिन राणा साहब आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या अब इस सारे प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि एक ऐसे इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर जिसपे सब फिर रिलाय भी करें, जिसके नतीजे में एक इस्तेहकाम भी आए, तो आप समझते हैं कि PTI को आउट करके मंजर से तो फिर कोई इलेक्शन होता है सही? मेरी बात सुन ले, समीना चौधरी साहब बैठे हुए हैं, बात देखें, ये असल में बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे चौधरी साहब या हम सारे कर रहे हैं, लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जो भी है उसको आप उस पर बहस शुरू हो जाती है कि कदम एतमाद आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, पास हो गया, नंबर गेम है, पार्लियामानी सिस्टम है, तो हो गया ना सब। अब तो हम अब की बात करें ना, आगे अब कैसे चलना है, सॉर्ट आउट कैसे करना है मसले को? मैं बात करने लगा, प्लीज मेरी बात सुन लें, आपको समझ आएगी। क्या एक अच्छे तरीके से अगर उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मानता कि ठीक है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीका हो गया, आई एक्सेप्ट दैट, और वहां बैठते और वहां पे सिस्टम को आगे लेके चलते, और वहां पे जो भी बनी थी गवर्नमेंट कमजोर थी, कोई थी, कितने नंबर थे हमारे पास, कितने ज्यादा थे, मेजॉरिटी से 2 3 4 थे, वहां बैठ के वो कहते हाँ ठीक करें, मुझ पे सारे आप बात करें ना, पॉलिसीज ठीक करें, सारे मैयज लें, तो वहां से सिस्टम चलता। फिर मुझे बताया रिजाइन किए गए, फिर जाके प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की गई, कहाँ स्टेबिलिटी आने दी है? अच्छा वो सियासतदान होता है डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला कि जो मान लिया सारी गलतियां उनकी हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अब इस सारे प्रोसेस से आगे निकलना भी तो है, बढ़ना है। अब आप लोग इस वक्त बज़ाहिर कंफर्टेबल पोजीशन में, आपके साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, मियां साहब के भी केसेस खत्म हो गए, इजाले हो गए, अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे निकलना है, ये फरमाइए। आप समझते हैं कि जिस तरह का माहौल है इसमें इलेक्शन कोई फायदेमंद है? समीना ये कहना चाह रही है कि मियां साहब इसको लीड करेंगे, रिकंसिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो एक चीज है इमरान खान साहब ने नहीं किया, आपने कहा ठीक है, क्या मियां साहब और आपकी पार्टी इसको लीड करेगी? आप यूनाइट करने चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जो इंतशार है मुल्क के लिए, मुल्क के निजाम के लिए, अवाम के लिए आगे लेके जाना? क्योंकि जाहिर है इस वक्त आप जो है राणा साहब इसको मजीद सादा कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर असम्बली में जो पहली बात की थी कि आए मिसाक मैशियत, क्या अब मुस्लिम लीग नून इस तरह का कोई मिसाक करने को तैयार है? नहीं, देखिए अभी जो मसला है, बिल्कुल हमें नहीं, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने भी कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी, कि मैं इस सोच के साथ आया हूं कि मेरा कोई किसी के साथ, उन्होंने तो बड़ी बात कर दी कि मैं बिल्कुल यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई
इंतकाम की बात नहीं है या कोई ऐसी मैंने काम नहीं करना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। लेकिन पीटीआई का वो एलिमेंट जो कुछ केसेस में मुलव्वस है, स्पेशली 9 मई के, तो उसमें देखिए वो चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं। उसको अगर आप गड़बड़ करेंगे, ना तो हम हुकूमत में ना केसेस बना रहे हैं, तो वो मेरा ले एक प्रोसेस अलग है। जो बाकी पीटीआई है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, पार्लियामेंट में जो आते आए और वहाँ बैठ के ये बात करें सारे बैठ के, और मेरा ख्याल है सभी को करना चाहिए। मियाँ साहब, हमारी मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई के जो लोग उधर हों, जो जेयू जो भी हों, वहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हो, वहाँ बैठ के ये सारी इकोनॉमिक चार्टर और इकोनॉमी होना चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें भी होनी चाहिए। एक सिस्टम जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स बहुत लाने की जरूरत है। राणा साहब 9 मई को, हाँ जी राणा साहब 9 मई को, तो हाँ जी सिर्फ ये बात है कि आप इमरान साहब अगर आपकी इजाजत, जस्ट एक जुमला सर। सर बात यह है कि 9 मई को तो ज़ाहिर है कोई सपोर्ट नहीं करता, और जो उनके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो अक्रॉस द बोर्ड सजा होनी चाहिए। लेकिन 9 मई के इवेंट को बुनियाद बना के पूरे पार्टी को या जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको मुलव्वस करना भी, तो मेरे ख्याल में इसको कोई एडवोकेट नहीं करेगा। तो जो इशू ये है कि हम तो सियासी बात पूछना चाह रहे हैं ना सर, कि सियासी तौर पे जी सर इत्तेफाक करते हुए आप जो बात कर रहे हैं, अगर केसेस किसी पे हैं, किसी को हम तो नहीं है, तो अदालतें हैं, यही तो अदालतें देखें उसको, उस सिस्टम को, निज़ाम को देखें, और इंसाफ जजेस को जो बेगुनाह मुलव्वस हो रहा है उसको अदालतें छोड़ भी रही हैं और छोड़ भी देंगी। तो अभी भी मेरा हाल है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई को कहा है कि ये जो लोग हैं उनका ट्रायल होगा, तो उसमें बाद में हम फैसला करेंगे, वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें मेरा हाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बाद भी होने वाली हैं। इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रिफॉर्म्स आएँ, जुडिशल रिफॉर्म्स आएँ, जो इकॉनमी ठीक हो। बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम में इंक्रोचमेंट हो गई है, या हमारे सिस्टम में कोई उस तरह चल नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा, इरोजन हो चुकी है और हमारे अदारे वीक हो गए हैं। बहुत सारा काम करना है। हमारा पाकिस्तान मेरा जहाँ पहुँच चुका है वहाँ पे मज़ीद गुंजाइश नहीं है इस तरह मामलात को उलझाया जाए। तो मेरा इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन के बाद बैठे तो इलेक्शन एक सेकंड चॉइस साहब मुझे जरा एक सवाल पूछने दें। हाँ जी राणा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अदालतें मौजूद हैं और अदालतों में जो भेजना है उनको हो जाएगा। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो हम केसेस को अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो उन्हें भी तो सजाएं अदालतों ने सुनाई थी। और अगर एक पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाला शख्स अदालती अमल में बाद में बेगुनाह साबित हो जाए, यानी कि नाजायज़ तौर पे अगर उसको सजाएं सुनाई जाएं, तो आम जो कारकुन है, सियासी कारकुन, गली मोहल्ले में, शेखुपुरा में, लाहौर में रहने वाला, वो बेचारा उस अदालती अमल से किस तरह बच सकता है या इंसाफ की तवक्को कर सकता है? नहीं, मैं देखें बात यह है कि केसेस मैं क्या कह सकता हूँ, केसेस 9 मई वाले तो केसेस सीरियस हैं, उसमें कुछ इम्प्लीकेशन है, तो कुछ लोगों की जो सर साहब कह रहे हैं, मे बी मुझे उसका तो नहीं पता कि कौन से लोग हैं, किस तरह हैं, किस तरह वो सही इन्वॉल्व हैं या कोई किस एक्सट्रीम पे, ये हमें पता है वो बड़ा सीरियस मसला है 9 मई वाला। और जो उसमें मुलव्वस है उनको ज़रूर सज़ाएं मिलनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात तो मेरा कोई मुल्क भी अफोर्ड नहीं करता कोई, और एक ख़ास करके इस किस्म का अदारा जो पाकिस्तान की सालमियत के मुतल्लिक़ हो, उसको तो मेरा बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक बात है केसेस की, मियाँ साहब को मैंने बताया ना कि कामा पे लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर कामा पे एक वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता बेटे से तनहा नहीं, तो ये तो मैसेज आप आम आदमी को भी अजीब जजमेंट उसकी भी है। तो अभी तो केसेस चल रहे हैं, अगर उससे कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि इस केस में ये केस ऐसे ही था लाइक कामा, तो उस पर गड़बड़ हुई है, तो उसको मुंतकी अंजाम तक तो पहुंचने दें। चलिए अच्छा आपकी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो एजेंडा शुरू किया था, उसमें पीएफसी और ये वो बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। क्या आपकी पार्टी 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स जो है वो लाने का इरादा रखती है? नहीं, देखिए पार्टी पे ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई 8वीं तरमीम पे, ना हमारे मंशूर में कोई ऐसी बात है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको रिविज़िट होना चाहिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट पे जहाँ हमारे एक सूबों के पास वो कैपेसिटी नहीं है, या सूबों ने आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिस तरह
लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता जिसके लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट को पैसे जाने थे, वो उन्होंने नहीं दिए। लेकिन साथ ही साथ उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनकी कैपेसिटी नहीं थी। दूसरी साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी पता होगा, मैं भी उसमें पार्लियामेंट में देखता रहा हूँ किस तरह मिनिस्ट्रियों में पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ओवर डूइंग हो गई है। तो मेरा रीविजिट करने में कोई कुरानी सहीफा नहीं है, कोई चीज़, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो बेहतरी आनी चाहिए वो हो सकती है, ठीक है। राना तनवीर हुसैन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू सो। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।